तो मैं आप लोगों को बता रही थी बच्चे कि इसमें क्या होता है कि कुछ अलाइंसेस जो थे वो फॉर्म करे गए थे किसके द्वारा, यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा। और उनके द्वारा ये भी मतलब लोगों को डराया धमकाया भी जाता था कि आप लोगों को इन एरियाज़ में नहीं पढ़ना है या इन झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। और उनका मोटिव, वैसे एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, उनका मेन मोटिव ये भी था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जिससे हमारी सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथनड हो जाएंगे। हमारी मिलिट्री जो है वो और ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाएगी अगर बहुत सारे स्मॉलर स्टेट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसे एरियाज़ की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ्स जो थी वो लॉस्ट हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जानें जो थी वो गई थी लोगों की, वो कौन कौन से एरियाज़ थे? वो एरियाज़ थे कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान। लेकिन ये जो लाइफ्स तो चली गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका एक और चक्कर भी था कि ये जो ऐसा ना हो कि एक ऐसी न्यूक्लियर वार हो जाए जिससे कि पूरा ग्लोबल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और पूरा डिस्ट्रक्शन से भर जाए, जैसे कब हुआ था 1909 के टाइम पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1945 में जब जापान के ऊपर अटैक करा था किसने, यूएसए ने अटैक किया था हिरोशिमा और नागासाकी में। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप करा था, लिटिल बॉय और फैट मैन को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कुछ और ऐसे केसेस थे जहाँ पर वो अपनी बहुत मिलिट्री को बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग जितनी ज़्यादा मिलिट्री को बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो उतना ज़्यादा हम लोग पावरफुल होंगे। और कुछ और ऐसे केसेस थे जहाँ पर वो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो था सुपर पावर्स के बीच में वो भी इतना सस्टेन्ड नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बहुत ज़्यादा थी। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो, तो 2 फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है ए और बी की। ठीक है, किसकी लड़ाई हो जाती है? ए और बी की लड़ाई हो जाती है, सी भी आपके साथ ही है। ए और बी चाहते हैं कि हम दोनों फेस टू फेस जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर ना करें। वो ए जो है वो किसको बात बताता है? अपनी सी को बात बताता है, और सी को बोलता है कि तू ये बात किसको बता देना? बी को बात बता देना। अब क्या बीच की बात क्या है कि अगर ये दोनों ए और बी आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें, सो जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उन दोनों के द्वारा, निगोसिएशन होगी, तभी तो कोई ना कोई सॉर्ट आउट होगा ना, कुछ कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज जब तक आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं होगे तब तक इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्राइसिस ही करती रहेगी, हमेशा कन्फ्लिक्ट ही होते रहेंगे और रिवॉल्ट्स जो हैं वो डन होती ही रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई, कुछ और कंट्रीज थी जो इन 2 पावर ब्लॉक्स में ज्वाइन नहीं हुई थी। और वो कौन सी कंट्रीज थी? जिन्होंने कहा था कि हम लोग इस इन क्राइसिस में ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन हम लोग बहुत उनका एक जो रोल था ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने। कोल्ड वार में बहुत ज़्यादा उन्होंने कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस भी किया। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो किसका रोल इम्पोर्टेंट माना गया? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। और आप लोगों को पता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और साथ में एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि ये नाम के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। और नाम जो है वो क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी, जिन्होंने ना यूएसए को ज्वाइन किया था और ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया था, तो ये उसी ग्रुप का एक मेंबर है जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये सारे जो लीडर्स थे नाम के, जिनके नाम मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, लाइक वो टिटो हो या सुकरानो हो, और भी 3 नाम है अभी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया जो लीडर्स थे नाम के, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसमें? टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनको रिड्यूस करने में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और उनने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया है किसके बीच में? ये मतलब कोरिया के जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया फॉर्म हुआ था उसके बीच में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ताकि उनके बीच का जो एक क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट जो था उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉन्गो की, तो जो कॉन्गो क्राइसिस था उसके जो उस टाइम पर यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और अगर हम लोग इन लार्ज बात करें तो
कहीं ना कहीं ये उस टाइम पे सुपर पावर्स का पार्ट इसलिए नहीं बने थे, उनका ये मानना था कि अगर हम यूएसए को ज्वाइन कर लेते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम लोग को यूएसएसआर से हेल्प लेनी होगी तो यूएसएसआर हमारी हेल्प कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोगों ने तो यूएस से उसके राइवलरी की हेल्प करी थी, उसके एनिमी पार्टनर की हेल्प करी थी, तो वो क्यों हमारी हेल्प करेगा? इसलिए उन्होंने किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था। तो अगर हम लोग बुक्स के अकॉर्डिंगली चलें तो उनका मानना ये था कि हम लोग अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इन सुपर पावर के साथ compete कर सकें। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग इन सुपर पावर का पार्ट नहीं बनेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग वॉर को अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको एक्सरसाइज भी करेंगे, मतलब हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस को जो उनके द्वारा लगाई जाएंगी सुपर पावर्स के द्वारा, हम उनको भी फॉलो करेंगे, उनके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब हमारे पास जब हम लोग एबल्ड होंगे, जब हम लोग इस योग्य होंगे कि हम इन दो सुपर पावर्स का सामना कर सकें या फिर हम इनकी हेल्प कर सकें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इनकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन हम लोग रिटर्न में या हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम लोग आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। जैसे होता है ना कि हाँ मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे घर आऊँगा ही आऊँगा, चाहे जैसा मर्जी हो, मेरे घर वाले माने या ना माने। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, तो बाद में हम लोग उस बात को कर नहीं पाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही केस हुआ था। ना मेंबर्स जो थे उनका ये मानना था कि हम लोग अभी रिटर्न में कुछ नहीं देंगे उनको, कि हम लोग हाँ हम लोग आपका पार्ट बन चुके हैं, हम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक के किसी पार्ट को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जब हम लोग एबल्ड हो जाएंगे, जब हम लोग को लगेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो गई है, तो हम लोग आपको आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अब ये जो कोल्ड वॉर जो चल रहा था 1947 से 1990s के बीच में, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन दोनों मेंबर्स को इलिमिनेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों अलाइंसेस के बीच का जो सस्पिशन है ना, मतलब जो डाउट्स हैं जो कुछ भी है, उनको सॉर्ट आउट करना है, ताकि हम लोग इनको ये बता सकें कि आप लोग सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके चल रहे हो, बीच की बात जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया जो ऐसी साइट्स थी ये यूएसए और यूएसएसआर, जो ये बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि हम लोगों ने जो रिस्ट्रेंट्स लगाई हैं पूरे वर्ल्ड पे, पूरा वर्ल्ड जो इस टाइम पर डिवाइड हो चुका है, 2 ब्लॉक्स में बट चुका है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा बहुत लॉस हो रहा है। वो चाहते थे हम लोग एक ही साइड पे रहें, और साथ ही साथ हमारे पास जितने भी वेपन्स, उनके पास सिमिलर नंबर ऑफ वेपन्स थे, मतलब 1000 लेके चलो उस टाइम पर। आज के टाइम पर तो पता नहीं कितने कितने होंगे उनके पास। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग एक प्रोसेशन भी करते हैं, दूसरी साइड की तरफ भी जाते, तो शायद अगर हमारे कंट्री पर या हमारे एरिया पर, लोकेलिटी पर, टेरिटरी पर अगर वो अटैक कर भी देते हैं, तो हमारे एरिया में जितनी पॉपुलेशन रह रही होगी, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो है वो हम लोगों ने मतलब ऑन करे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि हम लोग दूसरे मतलब जो एरिया है दूसरी साइड पे जो हमारा ब्लॉक है हम उसको डिफीट करें। उनका मोटिव ये था कि हम उससे भी ज़्यादा मतलब पावरफुल बन जाएं। एक स्पेस रेस थी उनके बीच में, कंपटीशन था हर एक चीज़ को बढ़ाने का, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, जो कि आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग तो ये चीज़ सोचते ही नहीं हो कि हाँ एक ने नोट्स बना लिए, एक ने पढ़ लिया, तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं हाँ एक पढ़ गया तो कोई बात नहीं, नंबर तो उसी ने लेने ना, कोई मेरे लिए थोड़ी पढ़ रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि क्या ये मिसाइल्स जो थी वो लैंडेड थी, दूसरी साइड पे भेजी थी, नहीं भेजी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नॉलेज प्रोवाइड होगा, जो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा पढ़ लेना कि ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो किस तरह की थी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब देखा गया यूएसए और यूएसएसआर ने डिसाइड किया हम कोलैबोरेट हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत देर से न्यूक्लियर वेपन या फिर उनके ऊपर सर्टेन लिमिट्स लगाई गई थी, सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जस्ट उन्हें कुछ ट्रीटीज साइन हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि लिमिटेड टेस्ट
बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन्स को कम से कम आप लोग टेस्ट करोगे, जो भी है साल्ट 1 हो गया, स्टार्ट 1 हो गया, स्टार्ट 2 हो गया, साल्ट 2 हो गया, ये सारी ट्रीटीज़ जो थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, कुछ ट्रीटीज़ साइन करी गई ताकि आप लोग कम से कम वेपन्स को बनाओगे और उनकी कम से कम उनको यूज़ करोगे, ठीक है। और ये सारी ट्रीटीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, लाइक वो कौन कौन सी ट्रीटी है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी होगी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होगी, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी होगी। ये सुपर पावर्स के लिए ही बनाई गई थी ताकि वो कम से कम क्या करें, आर्म्स को फॉर्म करें, और उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई थी। और ये ट्रीटीज़ जो थी सिर्फ और सिर्फ क्यों करी गई थी, ताकि रिडक्शन हो, किस चीज़ की रिडक्शन हो, रिडक्शन ऑफ आर्म्स, मतलब वेपन्स को कम से कम बनाया जाए। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।